हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो पॉलिटी सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पॉलिटी में आज हम प्रेसिडेंट टॉपिक लिए हैं। प्रेसिडेंट से जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए राष्ट्रपति टॉपिक से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बताइए भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। बताइए भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। बताइए किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है अपने भारतीय संविधान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। बताइए भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, ये बताना है। देखिए नहीं और यस वाला जरूर ध्यान से पढ़ लिया करिए। ठीक है, ये पूछा है कि आवश्यक जो योग्यता नहीं है क्या नहीं है। तो वह भारत का नागरिक हो, तो ये योग्यता होनी चाहिए। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये भी होना चाहिए। उसमें लोकसभा के लिए सभी निर्धारित योग्यताएं हों। और ऑप्शन डी है, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो बताइए कौन इसका आंसर होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन सी जो है इसमें लोकसभा के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका गलत क्या हो जाएगा, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है। देखिए राष्ट्रपति पद की बात आर्टिकल 52 में की गई है। अब पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है। निर्वाचन का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है। तो आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि पूछा जाए किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है, तो आर्टिकल 55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं। तो बताइए कितनी बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई इसकी सीमा नहीं है। ठीक है, अपने देश में राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति कई बार बन सकते हैं। ठीक है, इसका कोई प्रावधान नहीं कि एक बार या 2 बार या 3 बार 4 बार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अमेरिका में होता है कि कई बार सकते हैं चुनाव के लिए, तो राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन बन 2 बार बन सकते हैं। लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है। ठीक है, कितनी भी बार बन सकते हैं राष्ट्रपति। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। बताइए राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, और कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे लोकसभा सांसद का करते हैं, डायरेक्ट जनता वोट करती है, इस प्रकार राष्ट्रपति का नहीं होता है। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट प्रोसेस से होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। बताइए राष्ट्रीय पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सूची पद्धति, ऑप्शन बी है संचयी मत पद्धति, और ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है सापेक्ष बहुमत पद्धति, ऑप्शन डी है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं
एकल संक्रमणी मत पद्धति, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। यदि मान लीजिए चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो इसका निर्देशित किया जाता है कौन, इसका सलूशन मतलब कि उसका विवाद को समाप्त करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए है संसदीय समिति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 और 50। देखिए प्रस्तावक भी 50 और अनुमोदक भी 50, कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, बताइए। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके। देखिए बिल्कुल सही, आर्टिकल 71 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 71 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, बताइए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह, ओनली 2 सप्ताह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, बताइए। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं, बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए है संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, ऑप्शन बी है संसद के दोनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संसद के दोनों सदन के सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग में भाग लेते हैं, विधान परिषद के नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, एक निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है, बताइए कौन शामिल नहीं है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य तो ये शामिल होते हैं, और संसद के मनोनीत सदस्य इस ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संसद के मनोनीत सदस्य जो होते हैं ये शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, संसद के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, बताइए। किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को 70वें संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली एवं पुदुचेरी, और ऑप्शन बी है चंडीगढ़ व दादर नगर हवेली, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप व दिल्ली।
तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली व पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 54 के अनुसार, आर्टिकल 54 के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो आर्टिकल 54 के अनुसार। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र कब नहीं होता है? बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए कब पात्र नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य होने पर, ऑप्शन बी है राज्यसभा का सदस्य होने पर, ऑप्शन सी है विधानसभा का सदस्य होने पर, ऑप्शन डी है विधान परिषदों का सदस्य होने पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधान परिषदों का सदस्य होने पर। विधानसभा के विधान परिषदों के सदस्य होने पर वो पात्र नहीं होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइए, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो दिलाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लाख प्रति माह। 5 लाख प्रति माह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है। तो 5 लाख प्रति माह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किस निधि से प्राप्त किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किस निधि से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, तो पहला ऑप्शन है आकस्मिक निधि से, ऑप्शन बी है आयकर निधि से, ऑप्शन सी है भारत की संचित निधि से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि, ठीक है। भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति महोदय को वेतन दिया जाता है, वेतन और भत्ते की जो सुविधाएं हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? एसएससी स्टेनोग्राफर 2014 में क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल के तहत है? राष्ट्रपति महोदय को महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 61 के तहत जो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। देखिए, महाभियोग प्रक्रिया क्या है? जैसे सांसद को या किसी को हटाने की प्रक्रिया को जो बोला जाता है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय को हटाने की बात नहीं करके महाभियोग प्रक्रिया के तहत उनको निष्कासित किया जाता है, लेकिन आज तक कभी ऐसा किया नहीं गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन नंबर, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? बताना है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकार के मंत्री। स्थानीय सरकार के मंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? बताइए, कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभाएं। राज्य की विधानसभाएं ये निर्वाचक मंडल का तो भाग है लेकिन उस महाभियोग का अधिकार का भाग नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, दोनों सदन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? न्यायिक है कि वैधानिक है, अर्ध न्यायिक है, काल्पनिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ध न्यायिक है। अर्ध न्यायिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं 30 क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में, भारत की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? बताइए, तो पहला ऑप्शन है संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, ऑप्शन बी है भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है उनको? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143, 143 आर्टिकल के तहत, 143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर खाली पद को भरने की समय सीमा क्या है? तो समय सीमा बताइए क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह। ऑप्शन डी 6 माह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा पद हटाए जाने पर खाली पद को भरने की समय सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है गाइस। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? बताइए, किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 53 के अंतर्गत, आर्टिकल 53 के अंतर्गत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? बताइए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियां का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 78 के अंतर्गत, आर्टिकल 78 के अंतर्गत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 के द्वारा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? बताइए संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MPPCS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है गाइज कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर केंद्रीय मंत्रिमंडल हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति 12 सदस्य को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विधि विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? बताइए एक विधि विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की सहमति के बाद। राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो विधेयक है वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विधेयकों को आपत्तियों सहित भेजना अथवा उसे रोक कर रखना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्तियां हैं? बताइए विधेयकों को आपत्तियों सहित भेजना अथवा उसे रोक कर रखना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्तियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेकाधीन शक्तियां। ऑप्शन ए विवेकाधीन शक्तियां के अंतर्गत। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी विशेषाधिकार कहा जाता है? बताइए किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी विशेषाधिकार कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। बताइए पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है और विधेयक अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देता है और विधेयक अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्यंतिक वीटो, ओटो। आत्यंतिक ओटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? बताइए किस राष्ट्रपति के द्वारा आत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? बताइए कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? बताइए भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो मंत्रिमंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा 123 आर्टिकल नंबर 123 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? बताइए किसे प्रस्तुत किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए CDS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन मस्त लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? अभी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो क्या इसका आंसर है लोकसभा के दोनों सदन और विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, तो लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? बताइए कौन से चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति या उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। ऑप्शन डी है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो बताइए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए बिल्कुल सही, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें सही नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट में वार्षिक बजट वित्त प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी संस्तुति अनिवार्य होती है? तो बताइए किसकी संस्तुति अनिवार्य होती है पार्लियामेंट में वार्षिक बजट पेश करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय की। ऑप्शन डी राष्ट्रपति महोदय की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57 है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? तो बताइए किस आर्टिकल के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर 280 हो जाएगा। आर्टिकल 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति को अनिवार्य माना जाता है? बताइए धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति को अनिवार्य माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो कितने टाइम तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। ऑप्शन सी 6 सप्ताह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र
शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 72 के अनुसार क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, दंड संघीय विषय से संबंधित हो, दंडादेश मृत्यु मामले में किसे क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है, तो भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है के.आर. नारायण, ऑप्शन डी है आर वेंकटरमण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143 के अनुसार। आर्टिकल 143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 है, युद्ध की घोषणा या शांति का निर्णय करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है, बताइए कानूनी रूप से कौन सक्षम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के कौन नंबर के राष्ट्रपति हैं, बताइए कौन नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें नंबर के। ठीक, 14 नंबर के ये रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, बताइए निम्न में से कौन सबसे युवा राष्ट्रपति थे। पहला ऑप्शन है श्री नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, बताइए भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन को। एस राधाकृष्णन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। क्वेश्चन नंबर, निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति, बताइए निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति, पहला ऑप्शन है विधेयक अपने पास रख लेता है, ऑप्शन बी है बिल को पुनर्विचार के लिए भेज देता है, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष रूप से लौटा देता है, ऑप्शन डी है निलंबित कर समाप्त करने की सिफारिश देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल को पुनर्विचार के लिए भेज देता है। बिल को पुनर्विचार के लिए भेज देता है, ये निलंबन वीटो पावर की स्थिति में होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों को गोपनीय रखा जाता है, बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों को गोपनीय रखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 74 दूसरे के अनुसार, 74 सेकंड के अनुसार इसको मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों को गोपनीय रखा जाता है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, जूम हो रहा है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति है, बताइए किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352 के तहत। आर्टिकल 352 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है,
बताइए भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, बताना है, ठीक है। तो पहला दिए हैं फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी है संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है वीवी गिरी। इनका शासन काल मतलब दिया है कार्यकाल, तो बताइए कौन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए क्या है कि फखरुद्दीन अली अहमद ये 1974 से 77 तक थे, कार्यकाल इनका रहा है। और हो जाएगा संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल है 1977 से 1982 हो जाएगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका क्या हो जाएगा 1967 से 1969 हो जाएगा, ठीक है। 1967 से 1969 ये जाकिर हुसैन का हो जाएगा। और डॉक्टर बीबी गिरी क्या हो जाएगा इनका 1969 से 74 तक, ठीक है। और फखरुद्दीन अली अहमद का क्या है ये 1974 से 77 हो जाएगा। और संजीव रेड्डी का मैंने क्या बताया 1977 से 1982, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर है भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? बताइए भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं, ये बताना है। संबोधित कब करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष भी करते हैं और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। तो ये दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों संबोधित कब करते हैं? प्रतिवर्ष करते हैं और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। तो दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन नंबर 76। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? बताइए महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति महोदय को है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताइए क्रम से बताना है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकरलाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह और एन.एस. रेड्डी। तो ऑप्शन बी है एन.एस. रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकरलाल शर्मा। ऑप्शन सी है एन.एस. रेड्डी और फिर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकट रमन और ज्ञानी जैल सिंह। तो अब ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है एन.एस. रेड्डी और आर वेंकट रमन, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एन.एस. रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर लाल शर्मा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही क्रम है, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 और ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के
दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है रेलवे मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी प्रकार शानदार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।